काटो सर। अबे नहीं हमने तो कर रही भैया। हाँ अभी मैंने समझा दे हम कार्ड बना दो सब देखा सब क्या लग रहा है ये बनता है। चलो ठीक मन नहीं सर वीडियो। हाँ तुम तो स्टार्ट करो बस। सर हमने पहले से कर दी नहीं है पहले से हो जाता क्या फर्क पड़ता है ऐसे कौन सा दिया हमको दिखाने जाना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास में मेरा जो पीरियड है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम है ना। मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत मेरा 6 लेसन चल रहा है। लेसन 6 इससे पहले मैंने 5 लेसन कंप्लीट कर दिए हैं और लेसन 6 भी मैंने इससे पहले पढ़ाया हुआ था बट कुछ उसका पार्ट रह गया था जो मैं आज बताएगा। ठीक है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत जो टॉपिक का नाम है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड देयर फंक्शन। ठीक है इसका मतलब ये है कि वित्तीय बाजार के कौन कौन से उपकरण हैं और वित्तीय बाजार में वित्तीय जो बाजार है उसके कौन कौन से कार्य है यानी कि फंक्शन। ठीक है कौन कौन से कार्य होते हैं वो चीज मतलब वित्तीय बाजार के अंतर्गत हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। ठीक है वो चीज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वित्तीय बाजार है क्या है ना। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वित्तीय बाजार है क्या। ठीक है तो वित्तीय बाजार क्या है यहाँ पे ये जो यहाँ पे बताया गया है फाइनेंशियल मार्केट जो बताया गया है तो क्या है ये फाइनेंशियल मार्केट वित्तीय बाजार क्या है मैंने यहाँ पे बताया है। क्या बताया आपको वित्तीय बाजार में कि वह समस्त क्षेत्र या फिर ऐसे समस्त क्षेत्र है ना या फिर स्थान। देखो आप जैसे मैं महरौनी से हूँ है ना और अगर मैं ललितपुर में कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम से संबंधित कोई भी कार्य कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो क्योंकि मैं महरौनी से हूँ और ललितपुर आ रहा हूँ तो मेरे लिए क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है और अगर मैं लोकल में हूँ है ना ललितपुर में हूँ और ललितपुर से ललितपुर में ही कोई भी काम कर रहा हूँ फाइनेंशियल संबंधित तो मेरे लिए क्या हो जाएगा प्लेस हो जाएगा स्थान हो जाएगा। ठीक है तो इतना फर्क आया है ना। तो वह समस्त क्षेत्र या फिर ऐसे समस्त क्षेत्र जहाँ पर परिसंपत्तियों है ना जहाँ पर परिसंपत्तियों है ना परिसंपत्तियों संबंधी जो लेन देन किए जाते हैं है ना परिसंपत्तियों सर परिसंपत्ति मतलब अगर आपको देखो आपको कोई जमीन खरीदना है गोल्ड खरीदना है आपको शेयर खरीदने हैं है ना मैंने नीचे दिखाया है ना वो चीज परिसंपत्तियों जहाँ पे थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं कि जिसमें आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो है ना जिसमें आप अपना पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो है ना। लेन देन देखो लेन देन तो वो भी है आप ब्रेड खरीदने जा रहे हो खरीदने जा रहे हो कुछ भी खरीदने जा रहे हो लेन देन तो वो भी है लेकिन यहाँ पे वित्तीय फाइनेंशियल संबंधी जो चीजें हैं अब आपको क्या है आपको घर बनवाना है या आपको ट्रैक्टर लेना है या आपको जमीन लेना है तो ये आपकी लेन देन संबंधी जो क्रिया हो रही है एक बड़े लेवल की हो रही है क्योंकि इसमें आप जो पैसे का लेन देन करोगे वो लाखों में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे परिसंपत्तियों का बोला है मैंने इसमें है ना संपत्ति है ना क्योंकि हो सकता है कि आपको लोन निकालना पड़ जाए है ना या हो सकता है कि आपने कोई शेयर आपने जमा कर रखे हैं तो हो सकता है कि आप शेयर को कैश करवा रहे हो या हो सकता है कि आपने कोई निधि जमा कर रखी हो उसको आप उड़वा रहे हो है ना या हो सकता है कि आपने एफडी जमा कर रखी है उससे आप पैसा निकाल रहे हो। तो एक जो एफडी भी आप अगर तुड़वा रहे हो तो वो छोटी मोटी एफडी नहीं होगी लाखों की एफडी होगी जो आप तुड़वा रहे हो। समझ गए ना समझ गए ना क्योंकि यहाँ पे हजारों में काम नहीं हो रहा है कि आपका हजारों में लेन देन हो रहा हो यहाँ पे आपका लाखों में लेन देन हो रहा है। ठीक है फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत आप लाखों में काम करते हैं। एक बिजनेसमैन को देखा होगा देखा है आपने बिजनेसमैन को बिजनेसमैन के 1000-2000 रुपए जमा करने जाता है खाते में नहीं है नहीं अगर 1000-2000 रुपए जमा करना होता उसको तो वो सेविंग अकाउंट खुलवाता करंट अकाउंट क्यों खुलवाता करंट अकाउंट इसलिए खुलवाता है क्योंकि उसका लेन देन बहुत ज्यादा होता है। जो चीज आप महीने में 1000-2000 जमा करने के लिए जाते हो वही चीज वो दिन में करता है प्रतिदिन करता है लाखों रुपए जमा यहाँ से वहां ट्रांसफर करता है। ठीक है यही चीज यहाँ पे बताई जाती है
क्या बताई जा रही है कि वह समस्त क्षेत्र जहां पर परिसंपत्तियों का लेन देन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? है ना? यस। क्या कहा जाता है? वित्तीय बाजार। ठीक है, आगे इसमें बताया जा रहा है कि इसमें वित्तीय संपत्तियों व उपकरणों, अब वित्तीय संपत्ति कौन सी है वो चीज मैंने यहाँ पे निकाली है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वित्तीय संपत्ति कौन कौन सी है आपकी? जैसे जमा आपने कोई चीज कर रखी है ना, आपने कोई चीज जमा कर रखी है, जैसे बैंक है ना, बैंक में आप जाके फाइनेंशियल संबंधी आप लेन देन करते हो ना, बैंक में आप जमा भी करते हो निकालते भी हो। ठीक है, तो अगर बैंक में आपने कोई चीज जमा कर रखी है, ठीक है, तो एक तो सेविंग में आप जमा कर सकते हो, ये सिंपल सा तरीका है कि हमने सेविंग में कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। ठीक है, आप एक व्यापारी हो तो हो सकता है कि आपके दसियों लाख रुपए आपके खाते में जमा हो। ठीक है ना, वो एक तो ये तरीका है कि आपने बैंक में कुछ पैसा जमा कर रखा है। ठीक है, अब वो जमा करने का तरीका आपको पता होगा कि आपने सेविंग में जमा कर रखा है, करंट में जमा कर रखा है, या निधि के रूप में जमा कर रखा है, या आपने एफडी खुलवा रखी है ना, एफडी फिक्स डिपॉजिट कर रखा है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपने एक क्या बोलते हैं कि पर डे के हिसाब से भी कुछ लोग अपना निधि में जमा करते रहते हैं। ठीक है, वो चीज भी होता है। ठीक है, अब जमा करना और निकालना ऋण, ठीक है, ये चीज है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ऋण शेयर। शेयर आप लोगों ने कभी खरीदे हैं किसी भी कंपनी के शेयर? नहीं। हम क्या करते हैं कि शेयर का जब मूल्य कम होता है, शेयर का मूल्य जब कम होता है तो हम क्या करते हैं, उनको खरीद लेते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में आपको करने के लिए आपने सेबी का नाम सुना होगा। सेबी का नाम सुना है? सेबी, SEBI, सेबी का नाम सुना है आपने? शेयर मार्केट, जैसे बैंकों को कौन रेगुलेट करता है? बैंकों को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? बॉम्बे में, है ना। आरबीआई किसको रेगुलेट कर रही है? बैंक। किसको? अरे बैंकों को, है ना। वैसे ही शेयर मार्केट की जितनी भी बैंकें होती हैं, शेयर मार्केट की जितनी भी बैंकें होती हैं उसे सेबी रेगुलेट करती है। ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसका भी मुख्यालय बॉम्बे में है। शेयर मार्केट की जितने भी हैं, ठीक है। अब आप कभी खोल के देखना कि सेबी की कौन कौन से शेयर हैं, कौन कौन से शेयर, और सबसे महंगा शेयर कौन सा है, सबसे सस्ता शेयर कौन सा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शेयर जितने भी होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, पहले जिसका भी आपको खरीदना, जैसे बजाज है, ठीक है, अगर मुझे बजाज का शेयर खरीदना है, अगर जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन में सभी शेयर लगभग सस्ते हो गए थे, तो जिनको भी शेयर खरीदना है वो खरीद लिए उन लोगों ने शेयर। ठीक है, और इसके बाद जब शेयर महंगा हो जाएगा तो हम शेयर को निकाल देंगे, बेच देंगे, उससे पैसा कैश हो जाता है। समझ गए ना? यस। उसके लिए हमें क्या करना होता है, शेयर मार्केट अगर हमें खरीदना है तो हमें क्या करना होता है? किसी को पता है क्या करना होता है? नहीं सर। एक अकाउंट खुलवाना होता है, डीमेट अकाउंट बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? डीमेट अकाउंट हमें खुलवाना होता है। ठीक है, शेयर मार्केट में जब भी हमें कोई शेयर खरीदने होंगे तो सबसे पहले हमें डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा, और सीधा वो बॉम्बे से खुलता है आपका। ठीक है, कहाँ से खुलेगा? बॉम्बे से खुलेगा। लेकिन अब प्रोसेस इतनी फास्ट हो गई है कि ऑनलाइन डीमेट अकाउंट आप खोल सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन अपना डीमेट अकाउंट आप खोल सकते हो। जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा तो उसमें आपको प्रतिदिन बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने होंगे, है ना। और जब ट्रांजेक्शन कर लोगे तो उसी डीमेट अकाउंट में जो आपके पैसे पड़े होंगे उससे फिर आप क्या करोगे, बजाज कंपनी के शेयर खरीदोगे। ठीक है, जैसे आपके 1000 रुपये उसमें डले हुए हैं तो 1000 के अगर मान लो जैसे 5 शेयर मिल रहे हैं बजाज कंपनी के, तो आपने 1000 रुपये पे कर दिया और बजाज कंपनी के 5 शेयर खरीद लिए। ठीक है, और वो खाते में आपके प्लस हो गए 5 शेयर। ठीक है, बजाज कंपनी के। ठीक है, जब आपने शेयर खरीदे थे 5 शेयर तो उस शेयर का प्राइस था 250 रुपये। ठीक है, 5 शेयर आपके 1000 रुपये में आ गए 250 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और हो सकता है कि 1 साल बाद उस शेयर का मूल्य हो जाए 400 रुपये। एक शेयर था 250 में खरीदा था,
400 रुपए का शेयर 1 साल बाद हो गया, ठीक है। आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, या आपको वेट करना है कि और शेयर का मूल्य बढ़े तो हो सकता है कि आप उसका वेट करते रहो। फिर देखो कम भी हो सकता है मूल्य और बढ़ भी सकता है, ये शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, उछाल चलता रहता है। घट भी सकता है, हो सकता है कि 250 की जगह पे आपको 100 रुपए में आ जाए उसका मूल्य, तो लॉस भी हो सकता है। लॉस होता रहता है, बहुत सारे लोगों को लॉस होता है ना। इसलिए बहुत सोच समझ के हमें क्या करना होता है, शेयर खरीदने होते हैं कि हम किसका शेयर खरीदें, ठीक है। बहुत सारे शेयर होते हैं जो हम खरीद तो लेते हैं लेकिन उनका मूल्य कभी बढ़ता ही नहीं है, घट जाता है, तो उसमें हम लॉस में आ जाते हैं। इसलिए लोग अब क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के शेयर खरीदते हैं, मतलब बजाज का भी खरीद लिया हमने, HDFC का भी खरीद लिया हमने, एक्सिस बैंक का भी हमने शेयर खरीद लिया, ऐसे बहुत सारे बैंकों के हम शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है। तो कोई मतलब अगर शेयर का मूल्य घट भी रहा है तो किसी का बढ़ेगा भी, तो इससे अपन बैलेंस बना लेते हैं, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि आप एक पे ही डिपेंड रहे, और एक पे ही डिपेंड रहोगे तो उसमें आपको लॉस भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर मार्केट हमने बताया आपको शेयर के बारे में, ठीक है। ऋण पत्र, आपको पता है ऋण पत्र क्या होते हैं, बताइए। ऋण पत्र क्या होते हैं, ऋण पत्र ऋण पत्र क्या होते हैं बताइए। मैं यहाँ पे ऋण पत्र के बारे में बात करूँ आपसे। आपने जब अकाउंटिंग के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हो तो उसमें ऋण पत्र आपको नहीं मिला है क्या? डेबिट किया होगा कभी, आप डेबिट क्रेडिट कुछ किया है आपने ऋण पत्र? हाँ क्या बताओ, बोलो। क्वेश्चन करते थे तो डेबिट क्रेडिट, हाँ डेबिट क्रेडिट तो करते थे, तो हमने ऋण पत्र के बारे में कभी जानने का प्रयास किया कि है क्या ये ऋण पत्र? देखो ऋण पत्र एक तरीके की पूंजी होती है, ये तो सभी को पता है। हम जितनी भी चीजों के बारे में बता रहे हैं ये एक तरीके की पूंजी होती है हमारी, ठीक है। तो अब इस ऋण पत्र को हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट तो करते हैं, लेकिन ऋण पत्र जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं, परचेज करना पड़ता है ऋण पत्र, ठीक है। ऋण पत्रों को हमें क्या करना होता है, परचेज करना होता है, ठीक है। और जब हम परचेज कर लेते हैं तो वो हमारी पूंजी हो जाती है, ठीक है। बॉन्ड ये पता है आपको, है ना, किसी भी कंपनी के साथ में, किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ में आपने क्या कर लिया, बॉन्ड कर लिया है। और बॉन्ड कैसे होते हैं, शेयर करके। शेयर मतलब ये वाला शेयर नहीं, कौन सा शेयर, आपने कुछ पैसे आपस में दिया है ना, कुछ आपने उसमें फंड शामिल किया, अपना फंड, तो वो होता है शेयर, है ना। जैसे अगर कोई भी कंपनी 1 लाख रुपए से स्टेबल हो रही है, खड़ी हो रही है, तो उसमें से आपने 1 लाख में से अगर आपने 50,000 रुपए उसको दे दिया है ना, 50,000 रुपए, तो आप उसके साझेदार हो गए, है ना। और जब साझेदार हो गए तो सिर्फ हम बातों बातों में साझे नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड करना पड़ेगा, बॉन्ड बनवाना पड़ेगा। और वो बॉन्ड में दोनों ही पार्टनर्स के फोटो, सिग्नेचर्स और सरकारी स्टैम्प वगैरह लग के एक बॉन्ड तैयार किया जाता है, ताकि बीच में कोई बदले ना। बॉन्ड हम क्यों तैयार करते हैं, क्योंकि देखो हम व्यक्ति की भावनाओं को नहीं जानते, हम आपके बारे में नहीं जानते कि आज हमारे साथ आपकी पार्टनरी चल रही है और कल चलेगी कि नहीं चलेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड तैयार करना पड़ेगा, ताकि आप जितने समय के लिए हमने आपके साथ पार्टनरशिप की है उतने समय तक आपका बॉन्ड हमारे पास भी रहेगा, आपके पास भी रहेगा। उससे पहले हमारी साझेदारी खत्म नहीं होगी, ठीक है, उतने समय। और फिर अगर आपने 5 साल के लिए हमसे साझेदारी का बॉन्ड बनवाया है तो 5 साल बाद अगर आपको दोबारा रिन्यूअल करना है आगे बॉन्ड, तो आप कर सकते हैं। और आपको वहीं पे खत्म करना है तो आप अपनी पार्टनरशिप को वहां पे खत्म कर सकते हैं। आपका जितना भी प्रॉफिट है विद शेयर हम आपको वापस कर देंगे, ठीक है। ये चीज यहाँ पर है ना। सरकारी प्रतिभूतियां, कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं, सरकारी कंपनियां भी होती हैं जो अपना शेयर करती हैं, है ना। कुछ समझ गए ना। आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी में 100% शेयर यूज किए जाते हैं, ये तो आपको पता है, नॉर्मल सा है। किसी भी कंपनी में 100% शेयर यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर इस कंपनी में
51% शेयर अगर सरकारी यूज किए जा रहे हैं 50, तो पूर्णतः सरकारी कंपनी मानी जाती है। समझ गए ना? यानी कि 50% से 1% अगर हम एक्स्ट्रा उसमें शेयर यूज कर रहे हैं तो वो सरकारी मानी जाएगी कंपनी। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि 2 प्रकार की कंपनी होती है, एक निजी प्रकार की होती है, एक सरकारी होती है। ठीक है, तो सरकारी कंपनी में क्या होता है, सरकारी कंपनी अर्थात इसका मतलब देखो 50+1 यानी कि 51% शेयर उसमें यूज किए गए होंगे तभी वो सरकारी कंपनी है। अधिक तो हो सकता है कि उसमें 100% शेयर यूज हुए हों, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कि वो पूर्णतः सरकारी हो। जैसे रेलवे का नाम आप सुनते हैं, ठीक है, रेलवे का नाम सुन रहे हैं तो रेलवे पूर्णतः क्या है, गवर्नमेंट है। ठीक है, लेकिन अब रेलवे के कुछ बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जो गवर्नमेंट से अब सीधे प्राइवेट में आते जा रहे हैं, है ना। अर्थात वहां पे क्या हुआ है कि सरकार ने अपने शेयर को कम कर लिया है, अब वहां पे जो निजी क्षेत्र के व्यक्ति है वो अपना शेयर उसमें लगा रहे हैं। समझ गए? जब निजी क्षेत्र के व्यक्ति उसमें अपना शेयर लगा रहे हैं तभी वो क्या हो गया, वो स्टेशन, वो स्थान जो क्या हो गया है, प्राइवेट हो गया है। ठीक है, तो सरकारी प्रतिनिधियों में भी क्या होता है, 51% शेयर यूज किए जाते हैं। ठीक है, चेक तो आपको पता ही होगा, ये लेन देन के लिए यूज किया जाता है, किसी भी बैंक से आप चेक इशू करवा सकते हैं, है ना। चेक का जो भी चार्ज होगा वो आपको बैंक को पे करना पड़ेगा, और बैंक महीने के हिसाब से, 3 महीने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से और साल भर के हिसाब से अपना चेक का जो वो है अमाउंट है वो आपसे बैंक से कट कर लेगी या आपको इन्फॉर्म कर देगी। ठीक है, चेक समझ गए ना, ये लेन देन के लिए यूज करते हैं। जैसे आपके पास अगर कैश नहीं है और आपको 1 लाख रुपए अगर पे करना है तो आप चाहो तो अपने नाम से चेक दे सकते हो 1 लाख रुपए। किसको? उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति से आप क्या कर रहे हो, पार्टनर्स, जिसके साथ आप फाइनेंशियल मार्केटिंग का आपका जो वर्क चल रहा है उसके साथ। ठीक है, आगे दिया हुआ बिल तो आपको पता ही होंगे, है ना, है ना। जब भी हम किसी भी कंपनी के साथ में कोई भी लेन देन संबंधी क्रियाएं करते हैं तो हमारा सबसे प्रमुख दायित्व क्या होता है कि हम उनसे बिल तैयार करवाते हैं, है ना। बिल तैयार इसलिए करवाना जरूरी होता है क्योंकि वो चीज आपको दिखाना है। किसको दिखाना है? आगे जाके आपको दिखाना पड़ेगा, है ना, कि हमने 2 लाख रुपए जो ट्रांसफर करे हैं कंपनी को या 5 लाख रुपए जो हमने कंपनी को दिया है वो क्यों दिया है, क्यों? क्योंकि हमने उससे ये सामान परचेज किया हुआ है, तभी तो हमने पे किए हैं, है ना। तो एक तो आप जब भी कोई आपको इनकम टैक्स फिल करना है, इनकम टैक्स देना है, तो वो बिल आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आप इनकम टैक्स रिटर्न भर पाओगे। अगर आपके पास बिल नहीं है फिर किस नाम से भरोगे, है ना। इसलिए बिल बहुत जरूरी होते हैं यहाँ। ठीक है, आदि लेन देन संबंधी क्रियाएं की जाती है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई आपको, है ना। आगे क्या होगा यहाँ पे विशेषताएं। ठीक है, किसकी विशेषताएं? फाइनेंशियल मार्केट की जो विशेषताएं होती है वो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बताया गया कि अल्पकालीन बजट, है ना। अल्पकालीन बजट यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत क्या है कि जो क्रियाएं की जाती है बहुत कम समय के लिए की जाती है, ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए की जाती है। मतलब कम समय के लिए की जाती है क्योंकि देखो फाइनेंशियल जो प्रोसेस की जाती है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि साल भर वो चीज चलती रहे या 5-5 साल वो चीज चलती रहे। देखो फाइनेंशियल चीजें हैं, देखो अगर आपको कोई चीज लेनी है तो आप तुरंत लीजिए और तुरंत आप पेमेंट करिए, ऐसा ही हो ना, समझ गए ना। अगर ये कहा जाए कि नहीं मैं अगर बैंक से अगर कोई लेन देन चीज कर रहा हूँ, मैंने चेक लगा दिया वहां पे 5,000 रुपए का और बैंक बोली कि नहीं आना 1 साल बाद आना ले जाना, ऐसा है क्या? आपके खाते में अगर 5,000 रुपए जमा है और आप चेक के माध्यम से अगर कोई चीज निकालना चाहते हैं और आपने 5,000 रुपए का चेक लगा दिया वहां पे, तो बैंक आपसे ये कहेगी कि 1 साल बाद आना फिर ले जाना, है ना। ऐसा तो नहीं है, नहीं। यहाँ पे कम समय मतलब 2, 3, 4 ये कम समय होता है। मतलब हम एक सप्ताह भी मान सकते हैं कि यहाँ पे जो अल्पकालीन जो क्रियाएं की जाती हैं छोटे समय के लिए की जाती है। ठीक है,
ठीक है, समझ गए ना। आगे दिया हुआ है, ये चीज समझ में आ गई। मुद्रा बाजार के अंतर्गत ये चीजें मैंने यहाँ पे दिखा दी है कि कोई भी फाइनेंशियल काम करते हैं यहाँ पे हम दिन के हिसाब से करते हैं, महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से नहीं करते हैं। समझ गए ना। आगे दिया हुआ पृथक बाजार। पृथक बाजार के अंतर्गत मतलब इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि मुद्रा बाजार के अंतर्गत होता क्या है कि मार्केट अलग अलग है ना। अगर आपको गोल्ड संबंधी कोई क्रियाएं करनी है तो मार्केट अलग है ना। व्यापार से संबंधित कुछ क्रियाएं करनी है तो आपके लिए अलग है ना। बैंक से संबंधित कोई क्रिया करनी है तो वो बाजार अलग है ना। तो यहाँ पे हमने पृथक कर रखा है, यहाँ पे मार्केट को अलग अलग कर रखा है। समझ गए ना। यहाँ पे हमने मार्केट को क्या कर रखा है, अलग अलग कर रखा है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आप बैंक संबंधी ये क्रियाएं आप जाके कराओ, तो आप बैंक संबंधी अगर क्रियाएं करने की जाना है तो आप बैंक में ही जाओगे कि आप गोल्ड वाले के पास चले जाओगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पृथक कर रखा है। पृथक का मतलब होता है अलग अलग, है ना। यहाँ पे बाजार संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती है ये हमने अलग कर रखी है यहाँ पे, है ना। आप टैक्स संबंधी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप अलग जाओगे, लोन संबंधी क्रियाएं आपको करनी है तो उसके लिए आप अलग जाओगे, है ना। तो यहाँ पे सब कुछ कर रहा है। शेयर मार्केट संबंधी अगर आपको क्रिया करनी है तो आपको उसके लिए अलग जाना पड़ेगा, ये चीज। ठीक है। संस्थाएं, यहाँ पे दो तरीके की संस्थाएं होती है, व्यापार से संबंधी, एक राष्ट्रीय एक अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, दो तरीके की होती है यहाँ पे। ठीक है, बाकी हम कल देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्योंकि मैडम बुला रही है। ठीक है, दैट्स ऑल आपका। ठीक है।